हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदिकालीन साहित्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पौम चरियु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पौम चरियु पुष्पदंत की नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनकी दो अन्य रचनाएं हैं, एक है रट्टिनेमि चरियु और एक है स्वयंभू छत। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महापुराण। महापुराण स्वयंभू की नहीं, पुष्पदंत की रचना है। इसकी व्याख्या हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत। व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत है। इनकी तीन रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जयकुमार चरियु या जसहर चरियु। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का हिंदवी नाम से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने तथा गजल इत्यादि। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20 या 21 ही उपलब्ध हैं। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राउल वेल। शिलांकित कृति राउल वेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति के रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। राउल वेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउल वेल किस तरह की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दामोदर शर्मा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? व्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या अवधी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्रज भाषा। नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी
आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियां हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जबकि कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रजभाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियां चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रजभाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रासो साहित्य। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख है विजयपाल रासो, ये नलसिंह की कृति है। हमीर रासो, इसके लेखक है शांगधर। खुमान रासो, दलपति विजय। बीसलदेव रासो, नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई और परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहपा, शब्रपा, लुईपा, वीरूपा, डोम्भिपा, कण्हपा, कुकीरपा आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत और गोरक्षकल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इसकी संख्या 12 बताई जाती है। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कण्हपा, शांगधर या कुकीरपा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांगधर। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 84। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि या डिंगल पिंगल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। रासो ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे। डिंगल पिंगल शैलियां थी। राजस्थान की अनुश्रुति या परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना ब्रजभाषा में हुई। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। वीर गाथाकालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता था। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चारण काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। नोट, अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत मिला है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी कहा गया है। बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गे। बीसलदेव रासो मूलतः गे काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है।
यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है।